नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। केंद्र में मोदी सरकार को आए 3 साल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है, इसको जांचने परखने का ये सिलसिला हम पूरे महीने चलाएंगे। आज 3 साल मोदी सरकार में हम बात करेंगे उर्वरकों की। जैसे हमारी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है, वैसे ही खेती के लिए पौष्टिक भोजन है खाद। पर वो भी दौर था जब इस पौष्टिक भोजन यानी खाद के लिए किसान मारा फिरता था। खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान रहता था। राज्य सरकारें यूरिया के लिए केंद्र की ओर टकटकी लगाए रहती थी। पर महज 3 साल में ही बदल गया हाल। किसान को यूरिया चाहिए, खाद चाहिए। एक जमाना था खाद पाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग होता था। एक जमाना था खाद पाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती थी। एक जमाना था कि इंसान खाद के अभाव में अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ अपनी फसल देख रहा था। भाइयों बहनों, खाद की कमी ये बीते हुए दिनों का विषय बन गया, इतिहास की गर्भ में चला गया। आज हमें खाद की कमी, सबसे ज्यादा खाद का उत्पादन करने में हम सफल हुए हैं। भाइयों बहनों, इस खाद के उत्पादन के कारण किसानों को आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उचित दाम पर भरपूर खाद उपलब्ध कराने का जिम्मा जिस पर सौंपा, आज वही केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनके साथ वाद संवाद के लिए हैं किसान नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, जो भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मिंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री अनिल पद्मनाभन। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। साथ ही स्वागत है दूर दराज से आए इन किसानों का जिनको समर्पित है ये चैनल। ताकि खेत उगले सोना पर वाद संवाद करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सन 1951-52 में भारत में खाद्यान्न की पैदावार 5 करोड़ 20 लाख टन थी और साल 2016-17 के लिए जारी अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 27 करोड़ 20 लाख टन पर पहुंच जाएगा। इस शानदार उपलब्धि में बेहतर बीजों और नहरों के संजाल का योगदान तो है ही, लेकिन जो खास भूमिका उर्वरकों ने निभाई है उसकी कोई दूसरी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय साल 2022 तक दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं और इसमें एक जरूरी कदम ये होगा कि किसानों की खेती में लगने वाली लागत को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास कर रहा है। मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने 25 मई 2015 को नई यूरिया नीति अधिसूचित की। नीति लागू होने का परिणाम ये हुआ है कि साल 2015-16 में यूरिया का 245 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन किया गया, यानी बिना किसी नए पूंजी निवेश के उत्पादन लगभग 20 लाख टन बढ़ा है। इससे देश को यूरिया आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिली है। साथ ही यूरिया उत्पादक संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार किया गया है। रिकॉर्ड उत्पादन के साथ साथ मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता भी हो। मंत्रालय के इस प्रयास का परिणाम यह है कि पिछले वर्षों के दौरान किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र को अपने राज्य में यूरिया की कमी के बारे में नहीं लिखा है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कई मुख्यमंत्रियों ने देश में यूरिया की पूरी और संपूर्ण उपलब्धता की प्रशंसा भी की है। मंत्रालय देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और आयात में कमी लाने के लिए 2 स्तरीय रणनीति पर अमल कर रहा है। इसके पहले स्तर में यूरिया उत्पादन के बंद पड़े संयंत्रों को दोबारा चालू करना और उनमें जरूरी सुधार करना है।
जबकि दूसरे स्तर पर नए कारखानों की नींव रखना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के फर्टिलाइजर संयंत्र और तेलंगाना के रामागुंडम संयंत्र को दोबारा शुरू करने की आधारशिला बीते साल अगस्त में रखी गई, तो ओडिशा के तालचर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी संयंत्रों को नया जीवन देने का काम किया जा रहा है। इनके अलावा असम की ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर, केरल की फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कर्नाटक के मंगलूर केमिकल फर्टिलाइजर्स, तमिलनाडु के मद्रास फर्टिलाइजर्स और इसी राज्य के सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को लेकर भी मंत्रालय खासा सक्रिय है। नए संयंत्रों की स्थापना की बात करें तो केंद्र सरकार राजस्थान में सिंगल सुपर फॉस्फेट संयंत्र की आधारशिला रखने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के पानीपत में बेंटोनाइट सल्फर उर्वरक संयंत्र की बुनियाद बीते सितंबर में रखी गई। केंद्र सरकार कर्नाटक में एक यूरिया संयंत्र की स्थापना पर भी विचार कर रही है। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अनंत कुमार जी से। उर्वरक की कहानी 3 साल में ही हाय हाय से वाह वाह में बदलने की ये कहानी हमने देखी और अनंत कुमार जी इसके लीड रोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप रहे हैं। ऐसे में बताएं, जब आपने मंत्रालय संभाला तो मुख्य एजेंडा क्या रहा आपका? इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहूँगा जी, क्योंकि 14 में जब ये जिम्मेदारी सौंपा गया तो उन्होंने एक बैठक बुलाई जी। उस बैठक में उन्होंने हमें कहा, स्पष्ट निर्देश दिया, जमीन बचाओ, किसान बचाओ और सब्सिडी बचाने के चक्कर में मत पड़ो जी। क्योंकि पिछले 10 सालों में पहले सरकार में सब्सिडी बचाने के लिए काफ़ी कवायद किया जाता था, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई ने कहा किसान को बचाना चाहिए, जमीन को बचाना चाहिए, जमीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहिए, इसलिए समय पर जी खाद पहुंचाए, यूरिया पहुंचाए, ये निर्देश उन्होंने दिया और उस मिशन स्टेटमेंट के तहत पूरा हमारा उर्वरक विभाग लग पड़ा है। जी जी बिल्कुल। और देश को यूरिया की तंगी के दौर से निकाल के यूरिया के सरप्लस की स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल तेलंगाना में आपकी खुलेआम तारीफ भी की, और इस तारीफ में क्या आपको किसी नई चुनौती का आभास हुआ? उनका यही निर्देश था, आज के दिन में हम यूरिया को आयात करते हैं जी, यानी 2-3 साल में हिंदुस्तान, हमारा देश आयात करने वाली देश न रहे जी, वो निर्यात करने लायक देश बने। बिल्कुल। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब है मेक इन रामागुंडम, उसका मतलब है मेक इन गोरखपुर, मेक इन सिंदरी, मेक इन बरौनी, मेक इन नामरूप, मेक इन तलचेर, मेक इन कर्नाटका, मेक इन मध्य प्रदेश, मेक इन हरियाणा। यानी ये जो सपना है, भारत में यूरिया बने, भारत में एनपीके फर्टिलाइजर्स बने, भारत में बाकी फर्टिलाइजर भी बने और वो सस्ते दामों में डाइवर्शन ना होते हुए, काला बाजारी ना होते हुए किसानों को उपलब्ध हो जी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उस सोच के अनुसार अभी हम काम कर रहे हैं और इससे उपजा नीम लेपित यूरिया जी, बिल्कुल। क्योंकि काफी डाइवर्शन होता था, केमिकल फैक्ट्रियों में चले जाता था जी, पेंट बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए और दूध में मिलावट के लिए, शराब में मिलावट के लिए। उसका क्या उपाय है जी? तो हमने सोचा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो शोध था, यानी यदि हम नीम लेपित करेंगे, वो नीम लेपित के कारण बाकी चीजों में इसको मिलावट नहीं कर सकते, उसको डाइवर्ट नहीं हो सकता, तो हमने नीम लेपित उसको अनिवार्य कर दिया जी, और मेरे सभी साथी जो पदाधिकारी है हमारे मंत्रालय में और पूरा देश भर में हमारे फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक रिकॉर्ड 188 दिनों में 100% नीम कोटिंग करके उन्होंने दिखाया। बिल्कुल। जो हम बनाते हैं भारत में और जो हम लाते हैं बाहर से, दोनों नीम कोटिंग हो गया। जब से नीम कोटिंग हो गया,
कालाबाजारी बंद, जी, डाइवर्शन बंद, बिल्कुल। स्मगलिंग बंद। किसान आज के दिन में बहुत ही प्रसन्न है और खुश है। बिल्कुल, सीधे सीधे अब किसानों के उपयोग की चीज हो गई है और इसका अब कोई डाइवर्जन नहीं होगा। कृष्णवीर चौधरी जी, जाहिर है कि किसानों को यूरिया की समस्या से छुट्टी मिली है, इसका खेती पर क्या असर पड़ा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि नई सरकार बनने के बाद जी, सबसे पहला प्रधानमंत्री जी ने मिशन की शुरुआत की, उस मिशन का आज परिणाम देश के सामने है। बिल्कुल, कि जो हम बड़े पैमाने पर आयातक थे उर्वरकों के, कुछ ही समय के बाद भारत निर्यातक बनेगा। दूसरी बात, जो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरुआत की, हर खेत में, हर किसान के खेत में जांच करवाने की योजना शुरुआत की, तो उसको पता होगा कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, मैग्नीशियम का, जिंक का, सल्फर का क्या उसमें कमी है। क्योंकि अगर हम ईमानदारी से बात करें तो पिछले 10 साल पहले अगर हम देखते हैं, 2004 से और 14 तक का रिकॉर्ड हमने देखा है, स्टैग्नेशन आ गया था, कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी, लागत बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जहां जरूरत नहीं है किसान वहां भी यूरिया डाल रहा था। किसान की गलती नहीं है, वो ये समझता कि यूरिया डालने से उत्पादन बढ़ेगा। अब उसको ये पता लगेगा कि मेरे खेत में यूरिया की कमी है तो मैं यूरिया का प्रयोग करूं, पोटास की कमी है मैं पोटास का प्रयोग करूं, फास्फोरस कमी है फास्फोरस, जो भी कमी है। इससे एक तो परिणाम ये हुआ कि उत्पादकता में बढ़ोतरी शुरू हो गई, और दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया की बात मैं जरूर कहूंगा अनंत कुमार जी, जिस तरीके से खेतों में सैलिनिटी हो गई थी, 8-9 इंच के नीचे हार्डनेस हो गई थी, एरेशन जो हवा होती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो सब खत्म हो गया था। ये सब किसान की गलती नहीं है, ये सब नीति निर्धारण करने वाले लोग जिनको फुर्सत नहीं थी सोचने की, सिर्फ बात करते थे किसान का। अनिल जी, आपने रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से बिना किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के 20 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है। इसका मतलब क्या ये लगाया जा सकता है कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने इस और उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, वरना ये पिछली सरकारें भी ये काम कर सकती थी? पिछली सरकार ना कर पाई, उस पर क्यों हम समय बिताए। अब एक्चुअली तो मंत्री जी को तो मुबारक देना चाहिए कि जो एक स्कैरसिटी था अब एक ग्लट हो गया यूरिया में। इसमें 2-3 कारण हैं। जो एक तो मंत्री जी ने जैसे कहा कि डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ा है, उसके साथ साथ ये मेक फॉर इंडिया भी है। अब मेक इन इंडिया से हम जोड़ दें, ये ओमान से भारत ने एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है, ये मतलब एक फैक्ट्री सेटअप किया है वहाँ ओमान के गैस को यूज़ करके वो फर्टिलाइज़र बनाना। तो मंत्री जी अभी बता रहे थे कि 20 लाख टन साल में अब वहाँ पर आउटपुट है, तो वो भी इसमें जुड़ा गया है। सप्लाई में डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट्स में ये मेक फॉर इंडिया भी है, तो ये एक तरीके से वो उसका सरप्लस रहा। दूसरा जो है ग्लोबली जो है दुनिया में ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, तो गैस के प्राइसेस भी गिरे हैं, तो इससे इनका जो हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है इनको भी थोड़ा इनपुट कॉस्ट गिर गया है। तो एक तरीके से सरकार के लिए एक अच्छी खबर है कि सब्सिडी का प्रेशर भी कम हो गया। जैसे वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सब्सिडी का फोकस था पहले, अब वो नहीं है, अब ये फर्टिलाइज़र पे फोकस चला गया है। बट ये कहने के बाद मैं एक पॉइंट डालना चाहता हूँ कि ये खाद जो है एक हिस्सा है किसान का, इसमें इनके और भी समस्याएं हैं, ये तो एक ही है। और दूसरा है जो हम बार बार इसी प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जो रिस्क बढ़ गया है इंडियन फार्मिंग में, इस पे भी गौर देना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने फर्टिलाइज़र पे दावा बोला है उसी तरह रिस्क पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो किसान जो रिस्क उठाता है हिंदुस्तान में, कोई भी नहीं उठाता है इस लेवल का रिस्क, और इसमें रिवॉर्ड नहीं है उतना जितना इनका रिस्क है। रिस्क भी है, जोखिम है, और उस ओर भी सरकार का ध्यान है और हर पहलू को लेकर सरकार कार्य कर रही है। और खासतौर पर अभी उर्वरकों के लिहाज से जिस तरह से बात हो रही थी, अनंत कुमार जी आपने बताया भी कि मेक इन इंडिया, और अनिल जी ने मेक फॉर इंडिया की भी बात कही, तो जो बंद पड़े कारखाने थे उन्हें भी चालू करने की दिशा में कोशिशें की गई हैं। तो अनंत जी, मैं आज जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह की चुनौती यहाँ रही जो बंद पड़े कारखाने थे उन्हें चालू करने की दिशा में, और क्या प्रगति हो रही है? हमने सोचा जैसे गंगा जी बहती है जी पूरा उत्तर भारत में, ऐसे क्यों ऊर्जा गंगा नहीं बहाए जी। तो इसलिए हम ऊर्जा गंगा का सोचा, और पूरा उत्तर भारत से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के
हल्दिया तक एक गैस पाइपलाइन उसको बिछाने का निर्णय भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बजट में किया। ठीक। जब वो गैस पाइपलाइन हम बिछाते हैं, उसके इर्द गिर्द में हम बिजली घर बना सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए हम खाद कारखाना बना सकते हैं, खाद के उत्पादन के लिए हम सिटी गैस दे सकते हैं, यानी आम जनता को, नागरिकों को उनके घरों पर, उनके रसोई घरों तक हम गैस पहुंचाने के लिए 3 बड़े बड़े जो हमारे संयंत्र है, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा बरौनी जो बिहार में, और सिंदरी झारखंड में जी। इन तीनों संयंत्रों को पुनरुज्जीवित करने का हमने तय किया। एक एक संयंत्र के ऊपर 6,000 करोड़ का लागत होगा और 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पाद होगा। यानी उत्तर प्रदेश के किसान को, बिहार के किसान को और झारखंड के किसान को गुजरात से और बाकी प्रदेशों से यूरिया नहीं आएगी जी। चीन से और ईरान से नहीं आएगी। वो मेक इन इंडिया हो जाएगा, मेक इन गोरखपुर हो जाएगा, बरौनी सिंदरी हो जाएगा, और जैसे हमारे अनिल जी कह रहे थे मेड फॉर इंडिया जी, वही मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और अहम पहल की जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया, नीम लेपित यूरिया का, और ये बहुत ही अहम कदम था क्योंकि जो दुरुपयोग हो रहा था या दूसरे किसी क्षेत्र में चला जा रहा था, यूरिया का इस्तेमाल होता था, वो ना होकर अब सीधे सीधे किसान इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या मन में किसी तरह की संशय की स्थिति थी कि क्या किसान इसका इस्तेमाल उस तरीके से करेंगे या नहीं, अपनाएंगे या नहीं? देखिए, जो यूरिया है, किसान के लिए यूरिया हम बनाते हैं, कृषि के लिए, खेती के लिए यूरिया बनाते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी लगती है और उस सब्सिडी के कारण 5,360 रुपए एक मीट्रिक टन का हो जाता है, यानी 280 रुपए एक 50 किलो के बोरी की हो जाती है यूरिया की। लेकिन उसी टेक्निकल ग्रेड का जो इंडस्ट्री के लिए यूरिया चाहिए वो 20,000 रुपए पर टन हो जाता है। इसलिए जो सब्सिडाइज्ड यूरिया होती थी खेती के लिए, वो पूरा डाइवर्शन हो जाता था, वो वॉशिंग पाउडर बन जाता था, वो पेंट में मिलावट हो जाता था, वो शराब में चला जाता था, और वो जहर जैसे बन करके दूध में मिलावट किया जाता था जी। नीम कोटिंग के कारण यदि वो मिलावट होगा, दूध वो फट जाएगा, ये पेंट में जाएगा, वो पेंट सेट नहीं होगा और कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है जी। इसलिए वो नीम देवता को हमको प्रणाम करना चाहिए। उनके संरक्षण में जो यूरिया बन रही है, उनके लेपन से जो यूरिया बन रही है, वो केवल और केवल मात्र किसान के खेत के लिए और खेती के लिए उपयोग हो रहा है। इससे ये पूरा जादू हो चुका है। बिल्कुल। और सरकार की सोच के लिए सरकार को वाकई बधाई देना चाहिए कि जिस तरह से यूरिया का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में हो रहा था, किसान तक नहीं पहुंच पा रहा था, उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई थी, उस समस्या को दूर किया है इन्होंने इस सोच के जरिए। बहरहाल इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार हमारे साथ रहेंगे और जारी रहेगा वाद संवाद, ताकि खेत उगले सोना। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। ताकि खेत उगले सोना, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उर्वरकों की कमी नहीं होने दी। वाद संवाद के दूसरे दौर में प्रवेश से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंत्रालय यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसके समुचित प्रयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय का इस दिशा में एक बड़ा कदम है नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
अब देश में निर्मित या आयातित यूरिया को नीम लेपित होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यूरिया के खेती के अलावा दूसरे उद्योगों में बेजा इस्तेमाल पर रोक लगी है। ये नीम लेपित यूरिया बहुत प्रभावी है और इसकी कम मात्रा किसानों को पर्याप्त है। ये किसानों के लिए अधिक उपज की गारंटी भी है। साल 2016-17 के बजट में ये ऐलान किया गया कि किसानों को यूरिया की निर्बाध आपूर्ति के लिए 2000 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोली जाएंगी। 3 साल के तय वक्त के साथ इन्हें खोलने के लिए फर्टिलाइजर्स कंपनियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस साल जनवरी तक ऐसी 12,000 मॉडल दुकानें कामकाज भी कर रही हैं। सरकार उर्वरकों पर करीब 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी अभी कंपनियों को दी जाती है। उर्वरक की वास्तविक खरीद की स्थिति को प्रकाश में लाने के लिए सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन की प्रणाली को बढ़ावा दिया है और इसमें लाभार्थी यानी किसान की पहचान के लिए आधार कार्ड और दूसरी चीजों का भी प्रयोग किया जा रहा है। मंत्रालय ने शहरी कचरे से बनने वाली खाद या सिटी कंपोस्ट नाम की नई पहल को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उर्वरक कंपनियां रासायनिक खाद के साथ साथ इस सिटी कंपोस्ट का भी वितरण करेंगी। इससे किसानों को फायदा होगा और साथ ही नगर साफ रखने में मदद मिलेगी। किसानों की खेती में लागत घटाने पर ध्यान देते हुए डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के मूल्य में कमी की गई है। उर्वरक क्षेत्रों में शोधों की कमी को देखते हुए मंत्रालय ने पिछले साल इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट रिसर्च का गठन भी किया है। अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनंत कुमार जी, सरकार को हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी देनी पड़ती है। इसमें से भी 50,000 करोड़ यूरिया सब्सिडी है। आप बताएं, जिस तरह की आपने बताया कि सरकार ने यही सोचा था कि सब्सिडी के ऊपर इतना जोर नहीं देंगे, कम करने पर जोर नहीं देंगे, तो क्या यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी? इस बारे में क्या सोच है सरकार की? अब जो सब्सिडी भारत सरकार देती है जी, वो सब्सिडी सीधा किसान को पहुंचे जी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यही मकसद है। पहले क्या होती थी, यानी जो सब्सिडी भारत सरकार देती है जी, उसका पूरा लीकेज हो जाता था, उसका डाइवर्शन हो जाता था, क्योंकि उसका पूरा लाभ केमिकल फैक्ट्रियों को, केमिकल इंडस्ट्रीज को पहुंच जाती थी जी। हमने अभी नीम कोटिंग के कारण अभी उर्वरक तो पहुंच रही, यूरिया तो पहुंच रही है जी, जी। इसका आगे स्टेप भी हमने सोचा है, यानी वो जो आगे का कदम ये है, जो किसान जाकर के यूरिया खरीदेगा, डीएपी खरीदेगा, एमओपी खरीदेगा, एसएसपी खरीदेगा, यानी उनके बिल के ऊपर वो सब्सिडी मिलेगी जी। यानी ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पहला कदम है। जैसे एलपीजी में किया है, उन्होंने उसको पूरा कर दिया, लेकिन पूरा करने के लिए हमें और समय चाहिए, इसलिए पहला कदम हमने रखा है। इससे सब्सिडी का लीकेज होना पूरा बंद हो जाएगा और जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही है 70, 75, 80 हजार करोड़ की, वो पूरा किसान को पहुंचेगा। और जैसे अभी हमारे कृष्णा, आपने डीबीटी का जिक्र किया, ये बताएं कि पूरे देश में ये कब तक लागू हो जाएगा? अभी 16 जिलों में हमने लागू किया है, ठीक है, और उसका प्रयोग चल रहा है, पायलट इनिशिएटिव चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले 1 साल में पूरा देश में लागू हो जाएगा जी। अनिल जी, आपको क्या लगता है ये डीबीटी कितना कारगर उपाय होगा कि किसानों को सीधे सीधे लाभ मिले? उपाय के तौर से बहुत ही अच्छा प्लान है। जैसे हमने एलपीजी में देखा है, वो करीब 10 से 12,000 करोड़ का सेविंग हुआ है। बट वो एलपीजी और फर्टिलाइजर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है कंपनीज बनाते हैं और उसका जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका पूरा सब्सिडी, तो इसमें डीबीटी देना उतना आसान नहीं है। ये पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो मंत्री जी ने बोला 16 डिस्ट्रिक्ट में, इसको गौर से जांचना होगा कि कैसे होगा, क्योंकि अगर ठीक से नहीं किया तो इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है, खास करके किसानों का। तो इसको ध्यान से, बट उपाय के तौर से बहुत ही बढ़िया प्लान है।
कृष्णवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि किस तरह से ये जो सब्सिडी है वो किसानों को उसका फायदा न मिलकर गलत हाथों में चला जाता है और इसका उपाय सरकार ने डीबीटी के तौर पर निकाला है? पिछले 15 वर्षों से बराबर हम इस मांग को करते आ रहे थे सरकारों से कि जो सब्सिडी का पैसा है उसका लाभ सीधे किसानों को मिलना चाहिए और वो तभी मिलेगा जब सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगा। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। अगर गैस सस्ती हुई और उत्पादन लागत कम हुआ यूरिया का, तो पहली बार इस देश में मैं प्रधानमंत्री जी और अनंत कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि दाम कम किए गए फर्टिलाइजर के, तो वो सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नियत था उसमें। तो दूसरी बात मैं कहूंगा, जो नीम कोटेड यूरिया है, नीम दुनिया में सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है और वो कीट के रोकथाम में भी नीम का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है और नीम कोटेड यूरिया से उसका फसल में पेस्टिसाइड की खपत कम हो गई है। ये इसका सबसे बड़ा प्रयोग है और सब्सिडी का 16 जिले में है, पूरे देश में होगा और आधार कार्ड से लिंक होगा, सारा करप्शन फ्री होगा और देश के हर किसान को जो है, जो भी खरीदेगा फर्टिलाइजर वो उसके खाते में जाएगा, बिल से जुड़ा होगा। दूसरी बात मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अनंत कुमार जी, इस देश में जो यूरिया और डीएपी का हम प्रयोग करते हैं वो सारे देश में नहीं करते। हम नॉर्थ ईस्ट को देखें, हम उड़ीसा को देखें, झारखंड को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, अभी जो नए परिणाम हम देख रहे हैं, जो सिटी कंपोस्ट की योजना शुरू की गई है, इससे ऊर्जा भी बनेगी और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। मेरा एक सोच है कि किसानों को इसमें बड़ी भागीदारी में हमें दुधारू पशुओं की उनको लाना पड़ेगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और गोबर से जो कंपोस्ट बनेगा उससे उत्पादकता बढ़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंपोस्ट से उत्पादकता 10 से 15% जो है पहले तीसरे साल में हो रहा है। जैसे पहले साल हम 35% कम करते हैं, दूसरे में 35 करते हैं, तीसरे में 30 खत्म करते हैं, उसके बाद 15% होता है और उसके जो चौथा साल होता है तो उसमें 20 से 25% बहुत आराम से उत्पादकता बढ़ रही है। तो उनको भी हमें योजना में कुछ जोड़ना चाहिए और जो कंपोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात है उन किसानों को भी सरकार क्या सोचे सरकार की ये सिटी कंपोस्ट योजना जो है उसमें किसानों की भागीदारी किस तरह से हो? इसमें 2 भाग है जी। जो डॉक्टर साहब ने एक अहम मुद्दा उठाया, गोबर से कंपोस्ट, यानी एक सिटी कंपोस्ट हो गया, बिल्कुल, और दूसरा गोबर से कंपोस्ट हो गया। ये 2 अलग हमें लगता है गोबर से कंपोस्ट के बारे में और काफी रिसर्च होना चाहिए और ऐसे हमारे किसान गोबर को खाद जैसे इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन इसको और वैज्ञानिक तौर तरीके से कैसे इस्तेमाल करे और इसको सरकारी मदद कैसे मिले, सरकारी सब्सिडी कैसे मिले और पूरा देश भर में जो हमारे मिल्क डेयरियों का एक सिलसिला है, पूरा एक नेटवर्क है, उसके साथ ये गोबर का संग्रह करते हुए उस गोबर को उसको प्रोसेस करते हुए उसको कंपोस्ट बनाते हुए वो किसान को कैसे वापस दे और उस गोबर के लिए यदि किसान को कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए उसके बारे में क्या करे, इन सारे विषयों के बारे में मुझे लगता है एक राष्ट्रीय चर्चा होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए और इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये एक प्रमाण में जमीन के लिए, मिट्टी के लिए लाभदायक है लेकिन उतना हानिकारक भी है। उसको जिस प्रमाण में यूज करना चाहिए उसी प्रमाण में उसको यूज करना चाहिए, लेकिन कई विसंगतियां शुरू हो चुके हैं पिछले दशकों में। उसको ठीक करने की हमने काफी कोशिश कर रहे हैं, यानी नाइट्रोजन का, पोटैश का और फास्फेट का कैसे संतुलित उपयोग हो ऐसे। लेकिन यदि हम जैविक खेती करेंगे, जैविक खाद को इस्तेमाल करेंगे, उसमें गोबर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं डॉक्टर साहब ने जो विषय रखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। और सिटी कंपोस्ट की जहां तक बात है ये भी बहुत ही अच्छी सोच के तहत आया है। एक तरफ तो शहर साफ होंगे, दूसरी तरफ से किसानों का इससे फायदा होगा, लेकिन जटिल होगी प्रक्रिया, क्योंकि जो कचरा है शहर का वो कई तरह का होता है, उसमें से सिटी कंपोस्ट तैयार करना। मैं चाहूंगी कि इस योजना के बारे में आप थोड़ा बताएं और बताएं किस तरह से। सिटी कंपोस्ट के लिए पहली बार भारत सरकार ने हर टन के लिए 1500 रुपए का सब्सिडी दे चुकी है, लेकिन उसमें वो जो कचरा मिलता है यानी जो वेस्ट मिलता है उसको उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। वो सेग्रीगेट करने के बाद जो
वेट वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करके उसको कंपोस्ट करना पड़ेगा, उससे जो गैस का उत्पादन होगा उसका अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिजली का भी उससे उत्पाद कर सकते हैं, ऐसे उसका कई प्रयोग है। लेकिन मुझे लगता है आज भी वो प्रायोगिक स्थिति में है जी। और किसान के मन में कहीं ना कहीं उस कंपोस्ट के बारे में स्वीकार्यता कितना है ये भी सोचने का बात है। मुझे लगता है हमारे सामने जो दूसरा विकल्प है गोबर के बारे में, जैविक खाद के बारे में, उसके बारे में हमारा मंत्रालय आने वाले दिनों में अग्रसर होने वाली है। जी बिल्कुल। अनंत कुमार जी, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी की सेहत जांचने पर जोर देने से क्या उर्वरकों का संतुलित उपयोग बढ़ा है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ लेते हैं। जैसे हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको जांच चाहिए, जांच के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे मुझे लगता है हमारे मिट्टी के लिए, हमारे जमीन के लिए भी ऐसे जांच भी होना चाहिए, ऐसे परीक्षण भी होना चाहिए और उसके हिसाब से एक प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब्स, इसका सिलसिला हजारों के मात्रा में, लाखों करोड़ों के मात्रा में नरेंद्र भाई के इस कार्यकाल में शुरू हो चुका है। और राधा मोहन सिंह जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय साथ में काम करेंगे जी। तब हम किसान के ये मिट्टी परीक्षण के साथ उनको उचित प्रमाण में खाद भी दिला पाएंगे, संतुलित खाद का प्रयोग भी होगा, उससे फसल बढ़ेगा और मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी। जी जी। अनंत जी, क्या हमारे देश में आधारभूत संरचना अभी उतनी मजबूत है कि जिस तरह के लक्ष्य की बात की जा रही है वो लक्ष्य पूरे हों जल्द से जल्द? जब 16 करोड़ किसान और 70% आबादी खेती में जुड़ी हुई है जी। वही बड़ा संरचना है, मानव संरचना और ह्यूमन रिसोर्स, वही बहुत बड़ा डिविडेंड है जी। वो सब जानकार है, सब कुछ वो जानते हैं। उनके लिए जो पूरक संरचना चाहिए उसको जोड़ना सरकार का काम है। यानी उसके लिए जो बीज चाहिए, उसके लिए जो खाद चाहिए, उसके लिए सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए, उसके वो सिंचाई के लिए जो बिजली चाहिए और उसके साथ मिट्टी परीक्षण चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड चाहिए, ये सारे बाकी चीजों को जोड़ना मैं समझता हूँ ये भारत सरकार का और हर प्रदेश सरकार का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, हमको निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब किसान खुश रहेगा तब देश खुश रहेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसान खुश रहेगा तभी देश में खुशहाली आएगी। अनिल जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस चर्चा पर, आधारभूत संरचना की स्थिति के ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, लाइक जैसे हमने पहले ही बोला, ये उपाय के एक ऑब्जेक्टिव के तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये तो सराहनीय बात है। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि एक तरीके से अगर हम इसको हट के देखें, ये पहली बार है काफ़ी सालों में कि किसान पे जो पॉलिसी फोकस रहा है, ये पहले इतना कंसंट्रेशन रहा है कि हर पहले ये एक डिबेट में जो था भारत में ये मतलब इंडस्ट्री की तरफ था, तो एक जीडीपी मतलब हमारे नेशनल इनकम के तौर से देखते थे तो कहते थे कि 15% है एग्रीकल्चर का, तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे मंत्री जी ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट में करीब 50% वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में है, नहीं तो एग्रीकल्चर लिंक्ड काम में है। तो इस तरीके से जब फोकस लाते हो वापस एग्रीकल्चर में, एक तरीके से जो दूसरा प्लान है ये फार्मर्स का इनकम डबल करना है, तो ये सब इससे देश का भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर किसान, जैसे इनका स्लोगन है मंत्री जी का कि किसान पे फोकस रहेंगे तो देश बदलेगा, आई थिंक ये अच्छा, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। जी, कृष्णवीर चौधरी जी, सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, 3 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरह से इस मंत्रालय के जरिए काम हुआ है, क्योंकि उर्वरक बहुत मायने रखते हैं किसानों के लिए, उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी जिसका काफी हद तक निदान हो गया और 100% यूरिया, नीम लेपित यूरिया हो गया, तो काफी सारे बदलाव आए हैं इन 3 सालों में।
देखिए, सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जी। सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर उर्वरकों के क्षेत्र में काम किया है, इसकी हम सराहना करते हैं। उपलब्धता है, नीम कोटेड है जी। और उसको जो आयात हो रहा था, एक स्थिति अब ये होने जा रही है कि जो नए गोरखपुर वाला और बरौनी और जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं छिदरी वाला, तो उस जो नए प्लांट, जो पुराने प्लांट बंद पड़े थे, उनको शुरू करके और उससे भी 20 लाख टन से करीब जो है, या 13 लाख टन बता रहे हैं, 13 लाख टन उत्पादन बढ़ेगा। ये बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, सरकार की नीति और नियत जब साफ होती है तो देश का विकास होता है और किसान हमेशा सरकार के साथ खड़ा होता है। हर उस सरकार का बात देखिए आप, अभी किसी को देख लीजिए आप, सिंचाई के संसाधनों में प्रधानमंत्री जी ने 30 साल के बाद प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। तो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पानी से ही उर्वरक भी चाहिए, पानी भी चाहिए और किसान का अपना बीज भी चाहिए, तभी उत्पादकता बढ़ेगी। इस देश को अन्नदाताओं ने खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा दी है, इसलिए सरकार ने उनको मान सम्मान देते हुए और किसानों को प्राथमिकता रखते हुए सरकार ने नीति अपनाई है। जी, तो समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किसान और मंत्री महोदय आमने सामने होंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ले लेते हैं मंत्री महोदय से। अनंत कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चौथे साल में प्रवेश करते समय आप नया क्या करने की सोच रहे हैं? चौथे साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं जी, हम चाहते हैं जैविक खादों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान दें और रासायनिक खादों के बारे में हमने एक स्ट्रैटेजी बना करके उसको संपन्न करने में अग्रसर हो चुके हैं जी। और आज के दिन में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध है और उपलब्ध रहेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, उसका संतुलित प्रयोग ही करना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए जैविक खाद, जैविक खेती, उसके ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना होगा। वो हमारा अगले 2 साल का लक्ष्य होगा। जी, चलिए इसके साथ यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें हमारे साथ। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। ताकि खेत उगले सोना, वाद संवाद के अंतिम दौर में किसान अब मंत्री महोदय से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो किसान आए हैं वो किस तरह के सवाल पूछते हैं मंत्री महोदय से। आप में से कौन कौन सवाल पूछना चाहेंगे? चलिए आपको सबसे पहले मौका देते हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप मंत्री महोदय से। नमस्कार अनंत कुमार जी, हमारा नाम महेंद्र चौधरी है, हम जिला बुलंदशहर से हैं। कंपोस्ट खाद से कृषि का उत्पादन काफ़ी बढ़ रहा है, तो सरकार को इसमें आगे बहुत कदम उठाने चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा कि शहरी विकास क्षेत्रों में और कृषि गांव ग्रामीण विकासों में कंपोस्ट खाद के बारे में सरकार क्या पहल कर रही है, जानना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है वेस्ट टू वेल्थ, यानी उससे कंपोस्ट कैसे बनाए और उस कंपोस्ट बनाने के लिए कैसे अलग अलग जगह हर शहर में उसका संयंत्र शुरू हो जाए, उसके लिए शहरी विकास कार्य मंत्रालय काम कर रही है। वो जब वो कंपोस्ट बन जाएगा, उस कंपोस्ट के ऊपर आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिलता था। पहली बार मोदी सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी को शुरू किया है। 1500 रुपये का सब्सिडी हर टन को मिलता है। उसके कारण उस कंपोस्ट का पर किलो का दाम 4 रुपये से घट करके 2 रुपये 2.5 रुपये हो रहा है। इसलिए किसान उसको बहुत आसानी से ले सकता है। अभी एक काम शुरू हुआ है, मुझे लगता है और प्रचार होना चाहिए और प्रसिद्धि होना चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा गोबर से कंपोस्ट करवाने का, मुझे लगता है वो और ज़्यादा जल्दी किसान उसको एक्सेप्ट करेगा। जी, चलिए और कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। इधर कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी ज़रूर पूछें। हमारे ब्लॉक में पूर्व सरकार ने कनेक्शन बंद कर दिए बिजली के। अब हमारी पानी की समस्या बहुत अधिक है, उसका समाधान के लिए सरकार हमारा क्या सहयोग करेगी और हम क्या उम्मीद करें? पिछले 3 साल में यानी जो बिजली का उत्पाद है
उसको दुगना करने का कोशिश मोदी सरकार ने देश भर में किया है। कई प्रदेशों ने उसको अपनाया नहीं। वैसे एक प्रदेश रहा पिछले 2-2.5 साल में, उत्तर प्रदेश, और इसके कारण वहाँ बिजली का किल्लत है और बिजली के किल्लत के कारण पानी का किल्लत भी हो रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अभी नई सीरी से जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, उनके सहयोग के कारण हम बिजली भी उत्पाद कर पाएंगे और वो बिजली भी मुहैया कर पाएंगे, और वो बिजली के कारण हम वहाँ सिंचाई भी शुरू कर पाएंगे। तो हापुड़ की हमारे किसानों का समस्या जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। ये केवल हापुड़ का नहीं रहा जी, पूरा पूरा उत्तर प्रदेश के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ये स्थिति है। ये भारत सरकार के संज्ञान में है। मैं आपका ये दर्द है ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके तरफ और हमारे संबंधित जो मंत्री है पीयूष गोयल जी और राधा मोहन जी के संज्ञान में भी लेके आऊँगा और ये समस्या का निदान हम करेंगे। चलिए, ये खुशी की बात है और आपने समस्या को उठाया तो उसका निदान भी मिला, आश्वासन भी मिला है कि ये समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। कुछ और सवाल जो यहाँ पे लेना चाहेंगे आप? जी जरूर पूछें। ये जो नीम कोटेड यूरिया जो मतलब आया है अब, तो ये बहुत अच्छा आया है किसानों के लिए, और इससे ऐसा नहीं कि मतलब पैदावार नहीं बढ़ रही, पैदावार में कोई कमी नहीं है, इससे बहुत अच्छी पैदावार होती है और नीम यूरिया लगाने से कीड़ा भी नहीं लगता खेतों में। जी, तो ये सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर मौजूद? नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जी, आपकी अनुमति से। मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, क्या पिछले 2 साल में यूरिया का और कोई खाद का कमी आपके इलाके में हुआ है क्या? नहीं। हाथ ऊपर करके बताओ ना, नहीं हुआ है ऐसा। क्योंकि हर आम सभा में और पब्लिक मीटिंग में, रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी किसान से पूछताछ करते हैं कोई कमी हुई है, और हर जगह उनको ऐसे अच्छा जवाब मिलता है और हाथ हिला करके किसान भाई कहते हैं ऐसे कोई कमी नहीं हुई है जी। नीम लेपित के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो शोध संस्था है, उन्होंने काफी रिसर्च करके 2008 में इसको रिपोर्ट दिया, लेकिन 2008 से 2014 तक इसको लागू नहीं किया गया। 2014 में हमने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार 100% इसको लागू करेंगे, काला बाजारी रोकेंगे, स्मगलिंग रोकेंगे, डाइवर्शन रोकेंगे, कर दिया जी। और रिपोर्ट में क्या दिया है, 10% खपत कम होगा, 10% फसल ज्यादा मिलेगा, और उसके साथ एक कीटनाशक जैसे भी काम करेगी, और नील गाय का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। और इतना ही नहीं है, जो निम्बोला होता है, वो जो हमारे वहाँ के महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उन लोगों ने वो निम्बोला इकट्ठा करके वो फैक्ट्रियों के यानी हमारे खाद कारखानों को भेजते हैं। उसके कारण गुजरात के सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पिछले साल 10 करोड़ रुपए ज्यादा कमाया है जी। यानी इसलिए मैंने उसको नीम देवता कहा। आपकी सरकार वाकई इस मामले में बधाई की पात्र है कि ये निर्णय लिया गया और किसानों तक नीम लेपित यूरिया जो है ये उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। मोनालिसा जी, जैसे हम कई समस्याओं के लिए यदि एक उपाय मिलता है उसको रामबाण कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ये नीम बाण है। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर मौजूद किसानों से। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? लीजिए। देश में जवान और किसान, अभी 4-5 दिन पहले ये मुजफ्फरनगर रिश्तेदारी में गया था, ओडे पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और आज लग रहा है कि शायद कि अच्छे दिन आ गए हैं, आने वाले नहीं आ गए हैं। तो किसानों का खास तौर पर ध्यान रखें और हमारे बच्चे ये खेती कर सकें जी। धन्यवाद। दादाजी ने कहा जी, अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन इसलिए भी आए हैं, कोई आपदा हो, ओले पड़े या
अतिवृष्टि हो जाए या अकाल पड़े, हर समय किसान के साथ आज के दिन में भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी पिछले दिनों में जो फसल बीमा योजना लागू थी और आज के दिन में जो फसल बीमा योजना लागू है, यानी इससे बहुत बड़ा राहत पूरा देश भर में किसानों को हुआ है। और इतना कम प्रीमियम और इतना ज्यादा कंपनसेशन ये पहली बार भारत सरकार ने किसानों को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। जी पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं है, बस धन्यवाद है मोदी जी का और मंत्री जी का, जिन्होंने यूरिया में नीम कोटेड मिलाया, उससे भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। जी धन्यवाद। चलिए कुछ और आप कहना चाहेंगी? नमस्कार माननीय मंत्री जी, मेरा सबसे पहला आभार मैं बीजेपी का ये प्रकट करूंगी यहाँ पे कि आज हम आम लोग और मंत्री जी एक साथ बैठे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आम लोगों की पहुंच में मंत्री जी हो और हम कुछ अपने सवाल डायरेक्ट मंत्री जी को कह सकें। ये यहाँ पर ही नहीं, मैं बाहर में भी मैंने देखा है कि अब हमारी पहुंच में मंत्री जी आ गए हैं और हम लोग अपना सवाल कर पाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाइए और सवाल पूछिए। दूसरा मेरा एक है कि सर गांव में क्या होता है, मैं एक किसान की बहू हूँ, बेटी भी हूँ। गांव में क्या होता है, हमारे पास हम जो यहाँ बैठे हैं हम लोगों के पास कुछ जमीन होता है जहाँ हम कंपोस्ट के लिए गोबर इकट्ठा कर पाएं। जानवर तो सबके पास होता है, पर उन लोगों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ कंपोस्ट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इससे तो कंपोस्ट बर्बाद भी हो जाता है। छोटे छोटे उपले बना के वो रखते हैं, कुछ दिनों के बाद वो उपले 2-4 रुपए में उनके बिक जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक सामुदायिक रख रखाव कंपोस्ट के लिए एक सामुदायिक जगह दिया जाए जहाँ पे लोग इकट्ठे करें, उनसे उनको 2 पैसे, उन औरतों को जो इकट्ठे करें उनसे उनका इनकम भी हो और कंपोस्ट हमारे किसानों के काम भी आए। एक और दूसरा एक और थोड़ा एक और बताना चाहूंगी कि खाद के बारे में क्यूरीज तो बहुत होती हैं कि कैसे डालें, कितना यूरिया डालें। सब कोई के पास, सब कोई ऐसे कि हम किसान का कोई कार्यक्रम आ रहा है और वहाँ पे इतनी जानकारी नहीं मिल पाती, तो कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हमारे होते हैं अगर वो एक बैठक भी कर लें किसानों की हफ्ते में, अगर 15 दिन पे भी, चाहे खेती के समय, तो उससे बहुत फायदा हम किसानों को होगा। दूरदर्शन किसान चैनल को मैं ये भी सुझाव देने वाला था, यानी आज के दिन में आपने जैसे ये व्यवस्था की है, हम तीनों को आपने यहाँ बिठा दिया, हमारे भाइयों को और बहनों को वहाँ बिठा दिया, आगे से ऐसे मत करिएगा। हम सीधा जा करके हमारे किसान भाई और बहनों के बीच में बैठना चाहेंगे, वहीं से इंटरव्यू हो जाए, बहुत ही अच्छा से वो शुरू करें। और उतना ही नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया, यानी छोटे छोटे मकान होते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती है, वहाँ कैसे हम गोबर उसको इकट्ठा करें, जानवर तो होंगे। तो हमारा सुझाव इसलिए है, जो मिल्क डेयरी का, दूध सहकारिता का बहुत बड़ा एक श्रृंखला है पूरा देश भर में, यानी दूध जैसे हम इकट्ठे करते हैं वैसे हम गोबर भी इकट्ठे कर सकते हैं। और वो मिल्क डेयरियों के साथ हम ये गोबर को कंपोस्ट करवाने का संयंत्र भी, छोटे छोटे संयंत्र भी लगा सकते हैं, व्यवस्था भी कर सकते हैं, उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। जो वहाँ गोबर लेके आएगा वो किसान, उनको जो मिलना चाहिए उस गोबर के लिए वो मिलेगा। बाद में वो संस्करित गोबर, प्रोसेस्ड गोबर, वो फिर वापस किसान के लिए मुहैया होगा। ऐसे हम योजना बना सकते हैं। इसके लिए हम एक प्राथमिक योजना बना चुके हैं और जैसे कहा गया, जो हमारे उर्वरक के बारे में, खाद के बारे में शोध करने के लिए हमने एक नया संस्थान शुरू किए हैं। उसका पहला प्रोजेक्ट यही है जी, यानी गोबर से हम खाद कैसे बनाएं और जैविक खेती के लिए जैविक खाद कैसे मुहैया करें, ये पहला काम हम कर रहे हैं। और दूसरा आपने और एक अहम प्रश्न पूछा, यानी जो किसान के लिए सूचना चाहिए कितना वो इस्तेमाल करे, डीएपी कितना करे, एमओपी कितना करे और बाकी मिश्रित कितना करे, यूरिया कितना करे, इसीलिए हमने किसान सुविधा केंद्र शुरू कर दिया। सभी हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को कह दिया आप किसान सुविधा केंद्र शुरू कर दो। आज तक
1800 किसान सुविधा केंद्र शुरू हो गए। उस 1800 किसान सुविधा केंद्र में वहाँ सॉइल टेस्टिंग भी होगा, सीड टेस्टिंग भी होगा, उसके हिसाब से उनको प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और उसके अनुसार उनको खाद भी मिलेगा, कीटनाशक भी मिलेगी और बाकी सभी उपकरण भी मिलेंगे। ऐसे एक छत के नीचे किसान के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सब दिलवाने का काम भी मोदी सरकार ने शुरू किया है। तो चलिए, सरकार ने कई कार्य किए हैं और इसके लिए इन किसानों के जरिए उन्हें बधाई भी मिल रही है, सुझाव भी मिल रहे, कई सवाल भी मिले। खाद को लेकर 3 साल में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है उसे लेकर यहाँ मौजूद किसान सरकार के इस काम को किस तरह से आंकते हैं, आइए देखते हैं। 10 में से कितने नंबर देते हैं सभी किसान? चाहूंगी कि आप दिखाएं नंबर, कितने नंबर देते हैं आप? तो चलिए, अधिकतर 10 में 10 नंबर मिले हैं। तो आपने देखा किस तरह से किसानों ने अंक दिए हैं इस सरकार को। आइए जान लेते हैं बाकी मेहमान जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो कितने अंक देते हैं। अनिल पद्मनाभन जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि सरकार के इस कार्यकाल को आप किस तरह के से देख रहे हैं खाद्य उर्वरकों के लिहाज से अगर आंके तो? ये सरकार ने 3 साल में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक फोकस एक मतलब बहुत ही जोर से फोकस किया है किसानों पे। पर ये एक मतलब एक जर्नी में पहला कदम है और मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और किसान को जो फोकस सेंट्रल प्लेस दिया है पॉलिसी मेकिंग में, इसको आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंक कितने देते हैं 10 में? अच्छा, 8 नंबर मिले हैं। आप कृष्णवीर जी, आप कितने नंबर देते हैं इस सरकार को किसान हित में जो कार्य हुए हैं बीते 3 साल में, उसे देखते हुए? देखिए, सरकार काम बहुत सराहनीय कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा सा मेरा सुझाव है कि किसानों के नीति निर्धारण करने वालों में जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उसी से परिणाम और ज्यादा अच्छा आएगा। और मैं इसमें सरकार को 9 नंबर देता हूँ। जी, अनंत कुमार जी, जाते जाते आपकी आखिरी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से आपको अंक मिले हैं आपकी सरकार को और जिस तरह से सुझाव मिले हैं, उसके बाद क्या आप कहना चाहेंगे? आगे किसान किस तरह की उम्मीदें लगाएं? मैं सभी किसान भाइयों का और पैनलिस्ट का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा और सुधारने का उन्होंने गुंजाइश छोड़ा है। पूरा 10 में 10 मार्क नहीं दिया है, इसलिए काम बाकी है, वो काम भी हम करेंगे। और आखिर तक जब तक किसान का तरक्की नहीं होगी तब तक इस मार्क्स का कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं मानता हूँ ये तो प्रोत्साहन आप सबने दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम अनवरत प्रयास करेंगे और किसान के लिए उनके तरक्की के लिए 10 में 10 मार्क वो हासिल करे, ये प्रयास हमारा रहेगा। जाहिर है कि किसानों को मोदी सरकार के ये 3 साल भाए हैं, उनका कामकाज बहुत पसंद आया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पर किसानों का विश्वास और मजबूत होगा। आज के बाद संवाद में इतना ही। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार और किसानों और शेष मेहमानों का बहुत बहुत आभार। बात संवाद में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए विषय और नए तेवरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।